छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम मंगलवार को रायगढ़ के खरसिया में हुआ, जहां उन्होंने चपले गांव में विकास कार्यों की घोषणा की, साथ ही संचालित शासकीय योजनाओं की समीक्षा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों की बैठक भी ली। भेंट मुलाकात के लिए चपले पहुंचे मुख्यमंत्री का ग्रामीणों ने सब्जियों से तौलकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री इस मौके पर ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए और निराकरण के आदेश भी दिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। 146 महिला संबंधी प्रकरणों की पड़ताल करने वे यहां आई हैं। रेखा शर्मा ने इसी के तहत राज्य के डीजीपी से मुलाकात की, लेकिन उन्हें सकारात्मक जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि डीजीपी बार बार ऑल इज वेल कहते रहे। जब मैं डीजीपी से मिली, पहले मैं एक बता दूं कि जो एक उनका बोलने का अंदाज था, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है। मतलब कोई सजेशन लेने को तैयार नहीं, कोई बात सुनने को नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये राज्य में पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ठीक हो गया है यहाँ पर, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप वास्तव में देखिए तो हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं वो काफ़ी सीरियस नेचर्स की होती हैं, और उसमें पुलिस का जो भूमिका होती है वो अधिकतर ये होती है कि उसको आप ठंडे बस्ते में डाल दें और या हमें जवाब ना देना पड़े। इसी कारण से मुझे यहाँ आना पड़ा। और मैं राज्य में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर घोर लापरवाही का आरोप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने लगाया। श्री कौशिक ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार मदद कर रही है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के चलते छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग पा रहा है। समय अभी अनुकूल है, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। अन्य भी बीमारी है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऐसे समय में केंद्र सरकार के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए केंद्रीय सहायता दी गई, मदद की गई राज्यों को, और राज्य के द्वारा घोर लापरवाही जो बरती जा रही है उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद में उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, सुनिश्चित करनी चाहिए उसके लिए दोषी कौन है। पिछले 84 दिनों से अप्रेंटिसशिप छात्र अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर एससीसीएल मुख्यालय बिलासपुर के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को इन छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया और उन्होंने एससीसीएल के अधिकारियों को अंदर जाने से रोका। नौकरी के संबंध में अभी तक कि उनका कुछ ऐसा स्पष्ट जिससे संतोषजनक जवाब नहीं आ पाया है, कुछ बयान ही नहीं दे पा रहे हैं। यही उनका हुआ है, जब तक नहीं देंगे तब तक डटे रहेंगे। एससीसीएल के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर सनीश चंद्रा ने कहा कि इन छात्रों से पहले भी चर्चा हो चुकी है, जिसमें इन्हें बताया जा चुका है कि अप्रेंटिसशिप छात्रों के लिए नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। उनके लिए जब ये कहा गया कि नौकरी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जब हम काम करते हैं उस समय हमसे ज़्यादा काम लिया गया, तब हमने कहा कि इस प्रकार की कोई लिखित शिकायत आप दीजिए। उन्होंने कहा कि अभी लिखित शिकायत नहीं है, आप समय दीजिए। तो फिर हमने उनको समय दिया और हमने एक कमेटी बैठा दी जांच की। वह कमेटी पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। तो उनकी जो भी बातें हैं, जो भी मांगे हैं, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन प्रमुख रूप से इनकी क्या मांगे हैं वो अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रोजगार दिया नहीं जा सकता। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना से जान गंवाने वालों को मुआवजे के लिए भटकने के सवाल पर कहा कि मुआवजे की गाइडलाइन है। उन्होंने बताया कि यदि कोरोना जांच के 30 दिन के भीतर मरीज की मौत हुई है तो वह मुआवजे का पात्र है। 50,000 रुपए तक की सहायता राशि देने का प्रावधान कोर्ट के आदेश के बाद ये लागू है, और कोरोना के टेस्टिंग के 30 दिन के अंदर अगर मृत्यु होती है तो आपको 50,000 सहायता राशि उस परिवार को फिर मिल जाएगी। तो ऐसे जितने भी प्रकरण होंगे उनकी जानकारी अगर हम लोग अपने तरफ से भी मैं चेक करवा लूँगा, आप लोग के पास हो देंगे तो हम लोग को मदद हो जाएगी, उनको अवश्य मिल जाएगी राशि। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कौशल्या धाम चंदखुरी दर्शन के लिए पहुंचे तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने श्रेय लेते हुए बयान जारी किया कि मोहन भागवत हमारे आमंत्रण पर चंदखुरी दर्शन करने पहुंचे हैं।
कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस हर जगह राजनीति करती है। मोहन भागवत के चंदखुरी प्रवास पर कांग्रेस के आमंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि अगर उनके आमंत्रण पर वे चंदखुरी गए तो वहां कांग्रेस के नेताओं को उपस्थित रहना था। अब ये कहना कि हमारे आमंत्रण पर गए, तो आपके आमंत्रण पर गए तो स्वागत करने के लिए कौन कौन वहाँ पर थे, कितने लोग उपस्थित रहे, जो आमंत्रित किए समाचार पत्रों में दिए क्या वहाँ पर उपस्थित रहे हैं। और इसलिए इसको सभी चीज़ों को राजनीति में जोड़ना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। बल्कि हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि राम वन गमन पथ की बात करते हैं, हम लोग देखने के लिए जाना चाहते हैं कि आपका राम वन गमन पथ कैसा बना हुआ है। गौठान की बात करते हैं कि गौठान हम लोग जा करके देखना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार आज भी दिखाने की स्थिति में नहीं है। व्यापारियों द्वारा किसानों को धान की राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जाता, यह शिकायतें अब आम हो गई हैं। इसी परेशानी के चलते कन्हारपुरी में किसान कांतिलाल साहू ने आत्महत्या भी कर ली थी, लेकिन आज भी वही स्थिति विद्यमान है। किसान मजदूर संघ और धान भुगतान संघर्ष समिति ने स्वर्गीय कांतिलाल साहू को स्मरण किया और महासमुंद जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि व्यापारियों के खिलाफ लगातार शिकायतों के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि किसानों का करोड़ों रुपया व्यापारियों के पास बकाया है। किसानों ने अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराने के लिए आज जिला कलेक्ट्रेट महासमुंद के सामने प्रदर्शन किया। और शासन प्रशासन को पहले भी जानकारी थी कि इस क्षेत्र में पिछले 3-4 साल से लगातार व्यापारियों के द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। उस मामले को लेकर के क्षेत्र के किसान और जो भुगतान अप्राप्त जो किसान हैं, पीड़ित हैं, वो सारे लोग तहसीलदार से लेकर तहसीलदार, मंडी सचिव, कलेक्टर, एसपी, यहाँ तक के संयुक्त सचिव, कृषि कल्याण बोर्ड, मंडी बोर्ड, तमाम लोगों को ये पत्र देते देते ये थक चुके हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी चिंतनीय विषय है कि हमारा जो किसान कांतिलाल 3,68,000 नहीं मिलने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। और इसका मूल कारण यह है कि मंडी के कर्मचारी, अधिकारी और व्यापारियों के द्वारा जो फर्जी तरीके से भुगतान पत्रक, सौदा पत्रक तैयार करके ये लूट की गई है। इस बात को लेकर के हम लोगों ने पूर्व में जो सूचना दिया है उसमें कलेक्टर साहब, एसपी साहब से मिलकर के बातचीत करने के बारे में हम लोगों ने कहा। लेकिन आज जो तय कार्यक्रम के अनुरूप हम जहाँ पे कलेक्ट्रेट पहुँचे तो यहाँ पर ना एसपी साहब से मुलाकात हुई, ना कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई। हम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ भी बातचीत हुई थी, स्वयं एसपी और कलेक्टर साहब के साथ भी बातचीत हुई थी, लेकिन अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन शराब बिक्री का बुरा असर महिलाओं पर पड़ने की बात कही। उन्होंने शराब की ऑनलाइन बिक्री को लेकर राज्य सरकार को घेरा। रेखा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन वह इसे अब ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो लिकर सेल है वो ऑनलाइन कर दी गई। तो उसके बाद जबकि सीएम ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो यहाँ पर नशाबंदी, नशा मुक्त करेंगे राज्य को, वहीं पर इजीली अवेलेबल हो और घरों में ऑनलाइन ऑर्डर कर सके, ये फैसिलिटी दी गई। तो ये एक प्रॉमिस है और इसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। यदि पुरुष ज़्यादा शराब पिए तो महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत सामना करना पड़ता है, ये हम सबको पता है। रेखा शर्मा के आरोप पर बोलते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि वे पहले केंद्र सरकार के वायदे के बारे में बताएं। श्री चौबे ने काला धन वापसी और 15 लाख खाते में आने का उदाहरण दिया। अब आदरणीय आई हैं, वो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस का घोषणा पत्र लेकर आई हैं कि परम सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का घोषणा पत्र लेकर आए हैं। ये तो उन्हीं की समझ में आना चाहिए। घोषणाओं को पूरा कौन ने नहीं किया। मोदी जी ने एक लाइन कहा था कि काला धन आएगा और 15 लाख आपके खाते में जाएगा, और जिस दिन 15 लाख आपके खाते में जाना शुरू हो जाएगा, आधी समस्या हिंदुस्तान की यूं ही समाप्त हो जाएगी। तो परम आदरणीय जो ये बयान दे रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है
कि अपने पिछले घोषणा पत्र को केवल पलट के पढ़ लें और केंद्र की सरकार से अगर उनमें हिम्मत है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में कोई हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर उनमें थोड़ी भी हिम्मत है तो देश के परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें कि अपना केवल एक घोषणा पूरा कर दें। प्रदेश में शासकीय अस्पतालों में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार वालों को पुलिस थाने से लेनी पड़ती है, जिसके चलते परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने डीजीपी से चर्चा की और पीएम रिपोर्ट मिलने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने का अनुरोध किया। इसमें दो चीजें हैं, एक पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डॉक्टर्स की तरफ से बनाने में कितना देर लगेगा। दूसरा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, वो मृतक के परिवारजनों को क्यों नहीं मिल पा रही है। आज ही मैंने अभी आपके साथ बैठा हूं, उसके 10 मिनट 15 मिनट पहले मैंने डीजीपी साहब से भी बात की, विभाग को भी मैंने ये डायरेक्शन दिया था। अभी मेडिकल कॉलेज रायपुर में जब बैठक हुई थी, ये बहुत शिकायत आ रही है और एक बहुत संवेदनशील स्थिति रहती है कि किसी की मृत्यु हुई है और उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिल रही। वर्तमान में जो प्रक्रिया बनी हुई है वो ये है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार तो डॉक्टर करते हैं, वो हॉस्पिटल करता है। हॉस्पिटल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दे सकता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी आपको तो पुलिस थाने से ही मिलेगी। पुलिस थाने से रिपोर्ट लेने के लिए प्रक्रिया अभी तक यही बनी हुई है कि कोई जाते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके आ जाते हैं। यहाँ पर एक गैप हो रहा है और कई बार तो मेरे पास प्रकरण आए हैं कि 6-6 महीने तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है। तो केवल प्रशासकीय व्यवस्था में जो कमी है उसको हमको दूर करना होगा और डीजीपी साहब ने भी कहा कि वो भी इसमें देखेंगे और दोनों विभाग मिलके या तो हम अपने से भिजवा दिया करें, पुलिस लेके नहीं अगर आ पा रही है, और क्यों ऐसी प्रक्रिया थी कि पुलिस के कोई प्रतिनिधि आएंगे कलेक्ट करने के लिए, तो उस प्रक्रिया को त्याग के अगर वो नहीं कारगर साबित हो रही है तो लोगों को ऐसी परिस्थिति में, ऐसी संवेदन परिस्थिति में काफी परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राज्य महिला आयोग छत्तीसगढ़ की कार्यप्रणाली को लेकर कई बातें कहीं। उन्होंने कहा कि यहां उन प्रकरणों में भी समझौता करा दिया जाता है जिनमें समझौते का प्रावधान ही नहीं है। उन्होंने यह सब किसी न किसी के दबाव में कराए जाने का आरोप लगाया। यहाँ जो कंप्लेंट्स आती हैं उसमें घरेलू हिंसा में 498A लगा देते हैं, लेकिन यदि उस घरेलू हिंसा के दौरान उसका एबॉर्शन हो जाए, महिला का एबॉर्शन हो जाए, तो उसमें जो धारा लगनी चाहिए 315 वो कभी नहीं लगाई जाती, क्योंकि उसमें क्रिमिनल वो आता है और उसको जेल में जाना पड़ता है। और घरेलू हिंसा में काउंसलिंग देनी पड़ती है, तो काउंसलिंग देकर ज़्यादातर दोनों में बिना बात पे आप सुलह करा देते हैं, चाहे वो जेल में जाने लायक अपराध हो।